प्रिय विद्यार्थियों, आज हम केंद्रीय स्तर पर गठित भारत सरकार के संघ लोक सेवा आयोग के संगठन और कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व मैंने आपको राज्य लोक सेवा आयोग के गठन और कार्यों के बारे में बताया था। राज्य लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्य के स्तर पर गठित होता है और संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय स्तर पर गठित एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक केंद्र और राज्यों के स्तर पर लोक सेवा आयोगों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय स्तर पर एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग होंगे और 2 या 2 से अधिक राज्य यदि संयुक्त रूप से लोक सेवा आयोग गठित करने का प्रार्थना करें तो उनके लिए अलग से एक संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का संविधान में प्रावधान किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश कालीन संस्था ही है, जिसका सर्वप्रथम गठन 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग के रूप में किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इसे संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया और एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संघ लोक सेवा आयोग के गठन और इसके आकार को निर्धारित करने का समस्त अधिकार संविधान द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया है। इसे कार्यपालिका के अवांछित नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। इसे एक स्वायत्त संस्था के रूप में दर्जा दिया गया है ताकि संघ लोक सेवा आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र रहकर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर सके। कि अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाओं के समस्त पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग परीक्षाओं का संचालन करता है। आयोग में वर्तमान में एक अध्यक्ष और 9 सदस्य हैं। प्रदीप कुमार जोशी आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, परंतु संविधान में यह उल्लेखित है कि आयोग के आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हुए कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो चुका होगा। 2 सदस्य ऐसे रखे जा सकते हैं जिन्हें न्यायिक और कानूनी ज्ञान प्राप्त हो और जिनका स्तर, और ये पूर्णकालिक सदस्य होंगे और जिनका स्तर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा। अन्य सदस्यों के बारे में कोई अलग से योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई है। फिर भी आयोग के सदस्यों के बारे में यह आवश्यक है कि वो अधिक से अधिक व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त योग्य व्यक्ति हों। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में जो भी पहले हो
तब के लिए होता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, ये हमने आपको बताया। और इन्हीं अध्यक्ष और सदस्य को समय से पूर्व दुराचार के मामलों में आरोपी सिद्ध होने पर पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही होता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है और उनके कार्यकाल के दौरान आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। आयोग का अपना एक सचिवालय होता है जो सचिव की अध्यक्षता में कार्य करता है। सचिव के साथ अतिरिक्त सचिव, 4 अतिरिक्त सचिव वर्तमान में हैं और इनके अतिरिक्त संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव आदि अनेक अधिकारी हैं और अनेक मंत्रालयिक कर्मचारी कार्यरत हैं। आयोग के समस्त कार्यों का संचालन इसी सचिवालय के माध्यम से होता है। यह सचिवालय अनेक भागों में, विभागों में, संभागों में बटा रहता है जहां इसका प्रशासनिक कार्य किया जाता है। आयोग संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य रूप से 2 कार्य हैं। सामान्य संघ लोक सेवा आयोग मूलतः एक परामर्शदात्री संस्था है जिसे भर्ती संबंधी कार्य दिया गया है, लेकिन आयोग रिक्त पदों के आधार पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के पश्चात सरकार को नियुक्ति हेतु केवल सिफारिश मात्र कर सकता है। इस प्रकार आयोग मूल रूप से एक परामर्शदात्री संस्था है। तो आयोग मूल से 2 कार्य मुख्य रूप से संपादित करता है, भर्ती संबंधी कार्य और परामर्श संबंधी कार्य। यह आयोग का प्रमुख कार्य है। अपने इस दायित्व के अंतर्गत आयोग विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं में योग्य, बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशियों का चयन करने के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। इस हेतु आयोग रिक्त पदों का विज्ञापन राष्ट्रीय और प्रांतीय समाचार पत्रों में निकालता है और एक निश्चित तिथि तक आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। प्राप्त आवेदन पत्रों की योग्यता मापदंड के अनुरूप छँटनी करके भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के माध्यम से आयोग योग्य व्यक्तियों का चयन करता है। परीक्षाओं के संचालन के लिए आयोग जो योग्य अभ्यर्थी होते हैं, जो परीक्षाओं के मापदंड को पूरा कर रहे हैं और योग्यता के मापदंड को पूरा कर रहे होते हैं, उन्हें एडमिट कार्ड्स पहुंचाता है और एग्ज़ाम की तिथि निर्धारित करता है, उस तिथि को एग्ज़ाम करवाता है, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाता है और योग्य लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करता है। उसके पश्चात साक्षात्कार के लिए उन्हें आमंत्रित करता है और लिखित और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर अंत में एक सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करता है, सरकार को पहुंचाता है कि इन व्यक्तियों को इन विभागों में नियुक्ति प्रदान की जाए। इस तरह से भर्ती संबंधी समस्त कार्य संचालित करने की जिम्मेदारी आयोग की है।
इसके अतिरिक्त आयोग परामर्श संबंधी कार्य करता है। आयोग से असैनिक सेवाओं में और असैनिक पदों के लिए भर्ती की रीतियों से संबंधित विषयों पर सरकार द्वारा परामर्श लिया जा सकता है। संविधान में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि संघ सरकार असैनिक सेवाओं के लिए भर्ती की रीति निर्धारित करने के लिए जो भी नीति बनाएगी वह नीति संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से बनाई जाएगी। समस्त असैनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने का, एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानांतरण करने का तथा अभ्यर्थियों की ऐसी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा बदली की उपयुक्तता के बारे में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर भी संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। ये स्पष्ट है कि संविधान निर्माता न केवल भर्ती के तरीकों के बारे में बल्कि भर्ती के पश्चात नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण के मामलों में भी संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को आवश्यक मानते थे और इसी के अनुरूप भारत सरकार पदोन्नति के विभिन्न मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करती है। इसी प्रकार भारत सरकार के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण यदि कोई कार्रवाई की जानी है तो प्रस्तावित कार्रवाई पर लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक होता है। ये शायद इसलिए भी होता है क्योंकि इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति आयोग के द्वारा ही की गई थी और इन्हीं के पदोन्नति का, स्थानांतरण का, इन सब मामलों में आयोग से समय समय पर परामर्श लिया जाता रहता है। ये संविधान में उल्लेखित भी है और इसीलिए जब इस तरह के किसी अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तब भी सरकार आयोग से परामर्श अवश्य लेती है। इनके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग वरिष्ठता, कानूनी वाद में व्यय के पुनर्भरण, असाधारण पेंशन और अन्य विविध प्रकार के कार्मिक मामलों में भी परामर्श देता है। भर्ती, पदोन्नति, अनुशासनात्मक मामलों में इसकी परामर्शदात्री भूमिका के अलावा आयोग स्थानांतरण संबंधी मामलों में भी शासन के चाहे जाने पर परामर्श देता है। आयोग सेवा नियमों के निर्माण की जांच और परीक्षा भी करता है। इसके अलावा सरकार द्वारा कभी जो सामान्य और अपरिहार्य परिस्थितियां होती है उसमें जो अस्थायी नियुक्तियां कर ली जाती है उन्हें आयोग द्वारा अनुमोदित करना होता है। इस संबंध में आयोग ऐसी नियुक्तियों को स्वीकृति देता है तभी उन्हें वेतन और अन्य सुविधाएं देय मानी जाती है। ऐसी नियुक्तियां आयोग की स्वीकृति प्राप्त किए बिना 1 वर्ष से अधिक जारी नहीं रह सकती है और इस बारे में आयोग कई बार सरकार के ध्यान में ऐसे मामले लाता है कि ऐसी अस्थायी नियुक्तियां कई बार 1 वर्ष से अधिक समय के लिए भी चल रही है जिसके कारण आगे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो हमने आयोग के गठन और कार्य को यहाँ देखा। संघ लोक सेवा आयोग संविधान द्वारा अधिकृत एक भर्ती अभिकरण है और संविधान द्वारा आयोग की जो परिकल्पना की गई थी वो एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में की गई थी। अनुच्छेद 323 में प्रावधान है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को संसद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो
हमने देखा कि संघ लोक सेवा आयोग को महत्वपूर्ण दायित्व संविधान द्वारा दिया गया है, किंतु आयोग एक कार्यकारी संस्था न होकर केवल परामर्शदात्री संस्था है जो समस्त भर्ती संबंधी कार्यों को बहुत कुशलतापूर्वक करता आ रहा है। आयोग की एक प्रतिष्ठा स्वतंत्रता के पश्चात जो बनी हुई थी वो अभी तक कायम है। कोई प्रश्न चिन्ह आयोग की निष्पक्षता पर नहीं लगा है। आयोग पूर्णतया निष्पक्ष रहकर अपने कार्यों को संपादित करता आ रहा है। आज हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।